हेलो गाइस, हम आपका मैथ क्लास में स्वागत करते हैं कि इसमें हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम 1 अप्रैल से 2 बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला बैच था क्लास 10th की मैथ होगी यूपी बोर्ड की, और दूसरा बैच जो हमारे पास में है क्लास 12th की मैथ होगी ये भी यूपी बोर्ड की होगी। हम इसमें एक लेक्चर आपके पास में क्लास 10th के सिलेबस का घेर चुके हैं पहले, जिसमें अब हम पहला चैप्टर लेने जा रहे हैं। वो चैप्टर हमारे पास में है पार्ट नंबर 1। पहला मैथ का चैप्टर हमारे पास में वास्तविक संख्या रियल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं? वह सभी संख्या जिनका उपयोग हम सरल रेखा पर कर सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 0, -2, कोमा माइनस का 1/3, -3, -5/3, √3, √3/3, पाई, 2.33, 2.33 डैश आदि आदि भी हो सकते हैं। ठीक है, सरल रेखा ये होती है हमारे पास में, इधर माइनस होते हैं इसमें नंबर और इधर होते हैं प्लस, बीच में होता है 0। जितने इस रेखा पर नंबर आ सकते हैं उन सभी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे हमने नोट्स में लिखा है, देख सकते हो आप। सभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, धनात्मक, ऋणात्मक और धन संख्या शामिल होती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है गाइस, इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं और इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे जो हमारे पास में होगी। जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास में भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या जो संख्या एक स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसके उदाहरण हमारे पास में 2, 6, 8। ठीक है, कैसे हो सकता है? आपको इस उदाहरणों के 2 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, कितना आएगा? 2। ठीक है, अब 6 को हम 2 से भाग कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 से तो है ही है, अब 6 को जब हम 1 से भाग करेंगे तो 6 ही आएगा, और 6 हमारे पास में 3 से भी भाग जा रहा है, कितना आ जाएगा? 2। तो हमारे पास में 6 के कितने फैक्टर आ जाएंगे? देखो 1, 2, 3। ठीक है, ये इससे हटाकर इन 2 से भी विभाजित है उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। 2, 6, 8। ठीक है, इसमें हमने भाज्य संख्या पढ़ लिया। भाज्य संख्या जो संख्या एक व स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। देख सकते हो 2 को हम 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है, 2 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। या तो ये संख्या खुद के नंबर से भाज्य होगी या 1 से भाज्य होगी, बस। अब जैसा आप मान सकते हो 3 को हम 1 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, और हम 3 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, 3 के कितना है? 1 गुना 3। ये या तो खुद की संख्या है या 1 से विभाज्य है। ठीक है, इससे संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट टॉपिक। हाँ गाइस, अभी तक हमने आपको जितना पढ़ाया था आपको समझ में भी आया होगा। जिसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में है वो देखना एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानना। ठीक है, हम सबसे पहले जो बता रहे हैं आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में बता रहे हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम एचसीएफ को क्या कहते हैं ध्यान रखना, वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरी कर सकती है, पूरी तरह से विभाजित कर सकती है, उसे हम महत्तम समावर्तक कहते हैं। जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया है आपके लिए, देखो संख्या हमारे पास में 8 है, 12 है, 14 है। ठीक है, पहले हमने इसके फैक्टर करे हैं, 8 से काटा हमने, 8 को पहले हमने तोड़ा, 2 से काटा, 4 आ गया, 4 को 2 से भाग करा, 2 आ गया, तो हमारे पास में 1 आ जाएगा। ऐसे हमने 12 को तोड़ा, 12 को 2 से भाग करा, 6 आ गया, 6 को 2 से भाग करा, 3 आ गया, 3 को 3 से भाग करा तो 1 आ गया। जब तक सोल्व करते हैं जब तक यहाँ हमारे पास में 1 नहीं आ जाता। ठीक है, हमने 14 को 2 से भाग करा, 7 आ गया, 7 को 7 से भाग करा, 1 आ गया। ठीक है, हमने 8 के फैक्टर लिख लिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये हमने ठाके रख लिया। ऐसी 12 लिख रहे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 14 के लिखे हमने 2 गुना 7। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है हमारे पास, मतलब जो इस वाली टर्म में भी हो, इसमें 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 एक ही हमारे पास में 2। ठीक है, जो हमारे पास में इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर सकती है, उसे हम एचसीएफ
महत्तम समावर्तक कहते हैं। अब देखो हमारे पास संख्या ये आदि दी थी इन्होंने। अब देखो हम 8 को 2 से भाग कर सकते हैं, आ गया 4। ठीक है, अब हम 12 को 2 से भाग कर सकते हैं, आ गया हमारे पास 6। ठीक है, अब हम 14 को 2 से भाग कर सकते हैं, कितना आ गया 7। इस 2 ने इन सब संख्याओं को भाग कर दिया है। इसका कहने का मतलब यही होता है, वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर सकती है, उसे हम महत्तम समावर्तक कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब एलसीएम, जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारे पास में लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो सकती है, उसे हम लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं संख्या 8, 12, 14। ठीक है, हमने 8 के फैक्टर करे 8 इजिकल टू 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब हम करेंगे 12 के फैक्टर, 12 इजिकल टू 2 गुना 2 गुना 3। 14 करे हमने 2 गुना 7। ठीक है, एलसीएम हमारा क्या कहता है, सबसे पहले तो इस वाली टर्म में से हम 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया। ठीक है, और फिर हमने इन दोनों वाली टर्म में से 2 कॉमन ले लिया, फिर ये वाला 2 आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा, ये वाला 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसकी गुना करी, 2 की गुना इसमें करी 4 आ गया, 4 की गुना इसमें करी 8 आ गया, 8 दिया 24, 24 गुना 7। जब हमने इसकी गुना इसमें करी, कितना आ गया हमारे पास में 168। वह सबसे छोटी संख्या आ गई जब इस संख्या को इससे भाग करेंगे, इस संख्या को इससे भाग करेंगे। 168 को जब हम 168 को हम 8 से भाग करेंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 एकम 8 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8 एकम 8, ये हमारे पास में 21 आ गया, पूरी तरह विभाजित हो गया। अब देखो 12 को जब हम करेंगे 168 को जब हम करेंगे 12 से, 12 एकम 12, कितना आ गया 1, कितना आ जाएगा 48। ठीक है, 4 तरफ 48, कितना हो गया ये भी तरफ पूरी, 12 चौका 48, ये भी 168 12 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, अभी हमारे पास में आ जाएगा कितना बचा 14, 168 14 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1, कितना बचा 2, 8 हमने निकाल दिया, 14 दूनी 28, 2। 14 से भी 168 14 से भी पूरी तरह भाग जा रहा है, इसे ही हम लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है। हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा, ये है हमारे पास में अनगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अनगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ये हमारे पास में 3 संख्या हमने लिए, ये हमारे दो है भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब हम भाज्य संख्याओं को गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपके पास में 36 है, 36 है, 36 को हमने 2 से भाग करा 18 आया, 18 को 2 से भाग करा 9 आया, 9 को 3 से भाग करा 3 आया, 3 को 3 से भाग करा 1 आया। ठीक है, इसके हमारे पास में गुणनखंड कितना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, ये हम इसके गुणनखंड है। ठीक है, ये 36 के हमारे पास में गुणनखंड है। अब देखेंगे 44 के क्या होंगे, 44 को हमने 2 से भाग करा 22 आया, 22 को 2 से भाग करा 11 आया, 11 को 11 से भाग करा 1 आया। इसके गुणनखंड ये होंगे 44 के 2 गुना 2 गुना 11। ठीक है, अब हमारे पास में 72 के गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 72 को 2 से भाग करा 36 आया, 36 को 2 से भाग करा 18 आया, 18 को 2 से भाग करा 9 आया, 9 को 3 से भाग करा 3 आया, 3 को 3 से भाग करा 1 आया। अब हम इसे गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य के गुणनखंड के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे इतने से इतना। ठीक है, तथा गुणनखंडों को तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। हम इसका क्रम पे कोई मतलब नहीं हो, जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गुणन। ठीक है, और हमारे पास में तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। बस हम 72 को पूरे वर्ड में हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो
2 गुना 2 गुना 2 गुना गुना 3 गुना 3। इसे ही हम अभाज्य खंड आने वाले क्रम के अद्वितीय खंड के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यही हमारा अद्वितीय खंड होता है। इससे हमारे पास में, इसके बाद हम अगला टॉपिक जो शुरू करेंगे, इसमें हम अब पहले चैप्टर के सारे उदाहरण पढ़ाने शुरू करेंगे। अगले लेक्चर में आपके पास में उदाहरण मिलेंगे, ठीक है।